बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकेंड ईयर का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, किसी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज किस तरह आता है, किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है। तो हम इसको बेसिक इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो इंट्रोडक्शन है वो हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉलम ला है उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड ईयर का चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है कॉलम ला, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह अगर आप सेकेंड ईयर की एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, चाहे एमडीकेट हो, नम्स हो, तो ये लेक्चर दोनों के लिए क्या बेनिफिट मतलब बेनिफिशियल होगा, दोनों के लिए ही सही होगा। हर पॉइंट में इसमें क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। दोनों ही पॉइंट मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बिल्कुल बेस्ट होगा और साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होगा, बेहतर होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो मैं क्या करूंगा, लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और साथ में स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का जिधर भी लफ्ज इलेक्ट्रो हो जाए वहां पर उसका मतलब क्या है, चार्जेस, मतलब चार्जेस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्जेस, या सिंपल आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट। जहां पर स्टेशनरी या स्टैटिक का लफ्ज आ जाए, स्टेशनरी या स्टैटिक लफ्ज आ जाए, उसका मतलब क्या है, एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को पढ़ते हैं, मगर वो चार्जेस क्या हो, रेस्ट पे होने चाहिए। वो चार्जेस क्या हो, रेस्ट पे होने चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनेशन क्या है, बेसिक तारीफ क्या है कि वो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, सही है। बाकी आपको तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सिंपल। अब जो हमारा लेक्चर है वो पहले बेसिक से स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर एडवांस की तरफ हम क्या करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, हम चार्जेस को रेस्ट में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को पढ़ते हैं, मगर वो क्या, वो चार्जेस क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। अब अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने यहाँ पर तारीफ लिखी है। सबसे पहले मैं ये तारीफ सुनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा कि द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट होल्ड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होती है। वो फोर्स जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के दरमियान, या सिंपल आप क्या कह सकते हो, जो चार्जेस के दरमियान फोर्स प्रेजेंट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसका काम क्या है, एटम्स या मॉलिक्यूल को होल्ड करना, मतलब मॉलिक्यूल और एटम को क्या करना, आपस में जोड़े रखना, मतलब बाइंड करना। ये किसका काम है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपको समझ आए कि द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट होल्ड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप के बुक देखोगे, पंजाब बुक, फेडरल बुक, बलूचिस्तान, हर में मतलब मुख्तलिफ किस्म के डिफिनेशन मिलेंगे। कुछ बुक्स में तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन है ही नहीं। अगर आप पंजाब बुक देखोगे या के का बुक में देखोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, उसकी तारीफ लिखी हुई है। बाकी बुक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मतलब बलूचिस्तान बुक में भी कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं अब इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करूँगा। अब हर बुक में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, डिफरेंट तरीके से क्या है डिफाइन हुआ। तो मैंने यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। अब इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपल, या सिंपल आप क्या कह सकते हो, चार्ज। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों क्या आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों एक ही टर्म है, सही है, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, सही है। अब चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब सिंपल क्या है, चार्ज, चार्ज किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैटर भी क्या है, कोई भी बॉडी हो सकती है। मतलब चार्ज वो किसी भी मैटर की या किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो किसकी वजह से, जो किसके साथ एसोसिएटेड है, मैटर के साथ। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर
आपने पंजाब बुक देखा हुआ तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। वहां पर किस तरह डिफाइन किया हुआ है कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब सिंपल चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब किसी भी बॉडी पर चार्ज अपेयर होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं कि चार्ज किसकी वजह से आ गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब आ गया या उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पर कि चार्ज क्या है, एसोसिएटेड विद मैटर। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, मतलब एसोसिएट विद मैटर। एसोसिएट विद मैटर का मतलब क्या है कि मैटर होगा तो चार्ज होगा, मैटर होगा तो चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की। मतलब किस तरह, अगर मैटर मौजूद होगा, मैटर क्या है, सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जिसका मास हो और कोई ना कोई वजन रखता है, वो क्या है, मैटर। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका वजन हो और जगह घेरे उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। तो इसलिए अगर मैटर होगा तो उस पर चार्ज अपेयर होगा। जब दुनिया में कोई मैटर, जिस तरह चार्जेस का भी कोई ना कोई वजन तो है ना, वजन है और साथ अगर आप उसको जमीन पर रखोगे तो मतलब वो कोई ना कोई जगह तो घेर लेती है ना। मैटर की दो ही कंडीशन है, वजन होना चाहिए और जगह घेर ले। तो चार्जेस भी क्या है, किसी भी बॉडी पर जब चार्ज अपेयर हो, किसी भी बॉडी पर चार्ज अपेयर, मैं सिंपल के बॉडी की बात कर रहा हूँ, जब किसी भी बॉडी पर चार्ज अपेयर होगा ना तो उस बॉडी का कोई ना कोई मास और कोई ना कोई मतलब वॉल्यूम तो होगा ना। तो इसलिए जब मैटर होगा तब चार्ज होगा, अगर मैटर नहीं होगा मतलब मास नहीं होगा तब चार्ज भी अपेयर नहीं होगा। तो इसलिए चार्ज का ताल्लुक किसके साथ है, मैटर के साथ। मतलब जहां पर मास होगा वहां पर चार्ज अपेयर होगा, जहां पर मास नहीं होगा तो वहां पर चार्ज अपेयर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मतलब चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, मैटर के साथ। अगर मैटर होगा तो उस पर चार्ज अपेयर होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसलिए चार्ज का ताल्लुक किसके साथ है, मैटर के साथ, डायरेक्टली मैटर के साथ। अगर मैटर दुनिया में प्रेजेंट होगा, मतलब कोई मास प्रेजेंट होगा तब चार्ज उस पर अपेयर होगा, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज अपेयर नहीं हो सकता है। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस, इसी की वजह से फिर वो प्रोड्यूस, इसी की वजह से फिर हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होती है। तो ये चार्ज क्या हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज आप कह सकते हो, इसकी डिफिनेशन हो गई। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो जिस तरह मैंने पहले डिफाइन किया कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी या मैटर। सही है। अब इसके बाद चार्जेस याद रखना, चार्जेस दो किस्म के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्जेस की दो टाइप, किसने, याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि चार्जेस की दो टाइप्स किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सही है। उसने बताया कि उसके मुताबिक के चार्जेस की दो टाइप है, एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अब याद रखना, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है, सही है, वहां पर कूलम लॉ आपने पढ़ा हुआ है, कूलम लॉ में आपने पढ़ा हुआ है। इस लेक्चर के बाद हम कूलम लॉ पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो कूलम लॉ का जो बेसिक, आप कह सकते हो बेसिक लॉ है, कह सकते हो, या यूनिवर्सल लॉ भी आप इसको कह सकते हो, कि हमेशा आपको पता है कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि अपोजिट चार्जेस मतलब मुख्तलिफ चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है, चार्जेस का एक यूनिवर्सल लॉ है, एक बेसिक लॉ है। तो याद रखना ये क्या है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्जेस, अनलाइक का मतलब क्या है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सही है। ये चार्ज की क्या है, मतलब प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो। या फिर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। अब क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स। अगर आप इसका मानी देखोगे कि क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स। अब मैं इसको, जो लाइन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, अब मैं इसको अभी मजीद एलिब्रेट करूंगा कि क्वांटाइज का मतलब क्या है। याद रखना क्वांटाइज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा फिक्स रहेगा। या फिर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर Q क्या है, सिंपल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है हमारे साथ, इलेक्ट्रॉन। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अगर इस इलेक्ट्रॉन E मतलब ये प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मतलब E सिंपल। हम इसके साथ अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर उस पर आप पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो प्रोटॉन। वैसे हम प्रोटॉन को E से रिप्रेजेंट नहीं करते, प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो E किसके इक्वल है, 1.6। E की वैल्यू आपने याद रखना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻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 
कूलम। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू का मतलब चार्ज, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब सिंपल क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब ये क्वांटाइज है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस। अब नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, 1 चार्ज भी हो सकता है, 2 चार्ज, मतलब किस तरह, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मतलब चार्ज हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता, चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इस तरह आपको नजर कभी भी नहीं आएगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन या 4.5, मतलब चार्ज फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा आपको इस तरह 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.6 इलेक्ट्रॉन, कभी भी चार्ज आपको फ्रैक्शन में आपको चार्ज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, क्वांटाइज का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा फिक्स होगा। किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस होंगे, मतलब अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए या किसी भी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए, तो वो फिक्स इलेक्ट्रॉन को या गेन करेगा या फिक्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वो कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस नहीं करेगा। तो समझ आ गया क्वांटाइज का मतलब क्या है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो 2 या 3 या 4 या 5, मतलब फिक्स इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्रैक्शन में कभी भी गेन नहीं करेगा। 2.5, 3.5, 4.5, तो इसलिए चार्ज हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, चार्ज इज इक्वल टू एन ई। क्यू का मतलब क्या है, चार्ज, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब सिंपल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एन का मतलब, यहाँ पर एन का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, 1 भी हो सकता है, या पर ई, ये इलेक्ट्रॉन, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये एन की जगह 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ई, 7 ई, 8 ई, मगर फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आएगा। तो याद रखना, चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहेगा। आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि किसी भी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए या 3.5 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, या तो वो फिक्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो वो फिक्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्वांटाइज का मतलब ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई। अब चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज ट्रांसमिट हो सकते हैं। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या कर सकते हो, आप चार्ज को ट्रांसमिट कर सकते हो। ये मैं बताऊंगा कि चार्ज किस तरह ट्रांसमिट हो सकती है। तो याद रखना, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। अब Q इज इक्वल टू एन ई, याद रखना मैंने क्या बताया कि E किसके इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, मतलब सिंपल यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। याद रखना, सबसे मतलब स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे ज्यादा कम वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती। याद रखना मैंने क्या बताया, चार्ज मैंने बता दिया कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइज, क्वांटाइज है, यानी मतलब चार्ज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से 2, 3, सबसे कम वैल्यू, मतलब चार्ज की सबसे कम वैल्यू ये है, मतलब दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये क्या है, चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया 0.5, आप कहोगे कि 1 से तो भी लेस हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3 ये तो हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि चार्ज क्वांटाइज है, चार्ज फिक्स है, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए 1 सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये दुनिया में सबसे कम चार्ज है, सही है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो सबसे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो सबसे कम है। तो E 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर आप एक भी लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, सही है। मैंने आपको बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन इतने के इक्वल है, सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक कूलम, कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं एक कूलम किसके इक्वल है, तो सिंपल Q इज इक्वल टू एन ई, सही है। या फिर मैंने डायरेक्ट भी लिखा है, सही। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप एमडीकेट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नम्स एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल है, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ई इलेक्ट्रॉन साथ में लिखना है। ई का मतलब क्या है, ई कितने के इक्वल है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमने 1 कूलम अगर इतने इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, सही, एक इलेक्ट्रॉन इतने के इक्वल है, एक कूलम अगर आपने फाइंड करना है, सिंपल एक कूलम, सही, एक कूलम अगर आपने फाइंड करना है तो इस वैल्यू को इस ई पे डिवाइड करो, सिंपल इस वैल्यू को यहाँ पर डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा आपके साथ, ये वैल्यू आ जाएगी। Q इज इक्वल टू एन ई, मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके साथ एक कूलम आएगा। तो एक कूलम किसके इक्वल होगा, एक कूलम मतलब कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है, सही है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, सही है। तो इसलिए एक कूलम को भी आपने याद रखना है, सिंपल
एक इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल है और एक कूलम भी कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल है? एक इलेक्ट्रॉन कितने कूलम के इक्वल है, एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ये दोनों रिलेशन आपने याद रखना है, एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। अब इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज याद रखना, चार्ज की यूनिट क्या है याद रखना। एक फार्मूला जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर हम ये फार्मूला पढ़ेंगे, Q इज इक्वल टू आई टी। क्यू क्या है चार्ज, आई हमारे साथ क्या है करंट, टी हमारे साथ क्या है टाइम। तो सिंपल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट हमारे साथ एम्पेयर सेकंड। सही है, एम्पेयर सेकंड। किस तरह याद रखना, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपने फिजिक्स में अच्छी तरह फिजिक्स पढ़ना है तो जो भी यूनिट वगैरह इसको आपने रट नहीं लेना है। मतलब आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले से तमाम यूनिट बनाना है। क्योंकि एक ही चार्ज के 3 से 4 यूनिट हो सकते हैं। पावर जिस तरह पावर है 5-6 यूनिट हो सकते हैं, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, हम एसआई यूनिट, हर यूनिट को आपने याद रखना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसके फार्मूले को याद करना है, फिर उस फार्मूले से बेस यूनिट भी निकालना है, ड्राइव यूनिट अगर उसका बेस यूनिट है तो उसका फिर एसआई यूनिट, फिर उस फार्मूले को चेंज करके पावर के यूनिट चेंज हो सकते हैं, जिस तरह चार्ज के यूनिट चेंज हो सकते हैं। सही है, तो अपने फार्मूले को याद रखना है, उस फार्मूले से उसका यूनिट निकालना है। किस तरह, चार्ज इज इक्वल टू आई टी। अब चार्ज का यूनिट आपने निकालना है, करंट का यूनिट क्या है एम्पेयर, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, तो इसलिए चार्ज का यूनिट क्या बन गया है एम्पेयर सेकंड। तो याद रखना ये एम्पेयर सेकंड चार्ज का यूनिट है। एसआई यूनिट चार्ज का क्या है याद रखना, ये एम्पेयर सेकंड एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट चार्ज का क्या है कूलम, एसआई यूनिट चार्ज का क्या है कूलम। तो याद रखना, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा कूलम कौन सा यूनिट है, कूलम डिराइव्ड यूनिट है। सही है, चार्ज का ये यूनिट भी हो सकता है एम्पेयर सेकंड, और चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, और कूलम कौन सा यूनिट है ड्राइव यूनिट। याद रखना, फिर एक और एमसीक्यूज में लिखा है चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज का सिर्फ हम क्या किसी भी बॉडी पर चार्ज अपेयर हो गया तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि चार्ज साइड पे अपेयर हुआ, चार्ज इस साइड पे अपेयर हुआ, चार्ज बॉडी के मिड पे अपेयर हुआ। सिंपल हम क्या कहते हैं कि चार्ज क्या है स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं कंसिडर करते हैं, क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद चार्ज कैन बी इंड्यूस, मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज आप किस तरह लाया जा सकता है, मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज किस तरह किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ये 3 तरीके। इसको मैं ये मिटाऊंगा बाद में, फिर ये तरीके को क्या करूंगा थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है या किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह आता है। यहाँ पर एक बॉडी मैंने लिखा है, उसके सामने मैंने क्या लिखा है न्यूट्रल बॉडी, मतलब यहाँ पर 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्लस, मतलब मैंने क्या लिखा है 2 प्लस लिखा है और 2 नेगेटिव का साइन लिखा है। इसका मतलब क्या है 2 पॉजिटिव निशान है और 2 नेगेटिव है। सही है, 2 पॉजिटिव साइन है और 2 नेगेटिव है, मतलब 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों इक्वल है, तो बॉडी पर नेट चार्ज क्या हो गया न्यूट्रल। बॉडी क्या हो गया न्यूट्रल, बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है, नेट चार्ज अगर आप देखोगे तो वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस है, 1 2 3 4 नेगेटिव चार्जेस है। अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा, इस बॉडी पर नेट चार्ज क्या होगा, याद रखना हमेशा जब बॉडी पर चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से बॉडी पर चार्ज नहीं आएगा। अब मैं बताऊंगा किस तरह इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपने देखना है वो 1 2 3 और 4 नेगेटिव साइन है और 2 पॉजिटिव, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो इसलिए 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा हो गए इसलिए प्रोटॉन के मुकाबले में, तो इसलिए इस बॉडी पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा -2e, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉडी पर चार्ज कितना होगा -2e, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने अब याद रखना ये क्या हो गया मैंने रिजल्ट लिख लिया। सही, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जब किसी भी बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, मतलब किसी भी जिस्म में किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाए तो उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो इसलिए इस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव। अब अगर किसी भी बॉडी को आपने पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आपने क्या करना है एडिशन एक्सेस ऑफ, अगर आपने किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो याद रखना मैंने पहले बता दिया किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से नहीं आता, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकते किसी भी बॉडी से, या तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही लॉस हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही गेन हो सकते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोटॉन ट्रांसमिट मतलब प्रोटॉन ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर आप ट्रांसफरेबल बनाओगे तो उसके लिए बहुत ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को आपने क्या करना है
ओवरकम करना है, बाद में उसको आपने क्या करना है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करना है। तो इसलिए किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉन को वहां पर ऐड करो या इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी से रिमूव करोगे। तो अगर किसी भी बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, सही है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एडिशन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज किस तरह आएगा, या तो उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करो या उस बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद आपने देखना है अगर किसी भी बॉडी पर आपने पॉजिटिव चार्ज किस तरह लाना है, किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह लाना है। सिंपल उस बॉडी से मैंने क्या बताया कि किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह लाना है, तो उसी बॉडी से सिर्फ आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो। अगर आपने किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस तरह किसी भी बॉडी पर आ सकता है, सिंपल वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो तो रिमूवल या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज किस तरह आएगा, सिंपल वहां से क्या करो, सिंपल वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो तो उस बॉडी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं इस चार्ज कैन नॉट बी इंड्यूस, मतलब चार्ज कैन बी इंड्यूस, किसी भी बॉडी पर चार्ज किस तरह आता है, अब ये तरीके में भी एक्सप्लेन करूंगा और चार्ज के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक, 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। मैं साइड पे हो जाता हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर 3 तरीके हमने पढ़े कि किसी भी बॉडी पर चार्ज किस तरह लाया जा सकता है, फ्रिक्शन और इंडक्शन और तीसरा क्या था, कंडक्शन। पहला तरीका क्या है, रबिंग द बॉडीज, फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन वो तरीका है कि किसी भी बॉडी पर, पहला तरीका क्या है, फ्रिक्शन, मतलब जब आप किसी भी बॉडी पर चार्ज लाओगे ना, उस बॉडी को चार्ज करोगे तो आपने सिंपल क्या करना है, रब करना है, सही है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है, जब आप दो बॉडी को क्या करोगे, रब करोगे तो वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इसलिए रबिंग की वजह से जब आप दो मासेस को रब करोगे उसके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी पर चार्ज आएगा। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके बाद इंडक्शन और कंडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और इसमें एमसीक्यूज भी अक्सर पूछे जा सकते हैं और पेपर में भी आते हैं। अब यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज भी लिखे हैं और उससे रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड वहाँ पर सब कुछ लिखा है कि पेपर में आपने किस तरह लिखना है और एमसीक्यूज किस तरह इसका आपने अटेंड करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा मेथड क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन वो मेथड है जब आप किसी भी चार्ज बॉडी को, मतलब क्या करोगे, चार्ज बॉडी को एक, मतलब किसी भी दूसरे बॉडी के करीब लाओगे। याद रखना, इंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी को या किसी भी रॉड, मेटल रॉड को दूसरे बॉडी के करीब लाते हैं। दूसरे बॉडी के क्या लाते हैं, करीब ले आते हैं। न्यूट्रल बॉडी हो सकती है, न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आते हैं। इसलिए चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आते हैं, टच नहीं करते, नॉट कॉन्टेक्ट। से ब्रोट नियर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रोट नियर, मतलब एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं करते, मतलब आपस में मिलाते नहीं है, सही है। तो इस चार्ज बॉडी पर, मतलब जब आप इस न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आते हैं तो इस न्यूट्रल बॉडी में क्या है, न्यूट्रल का मैंने आपको अभी इससे पहले समझाया, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, वहां पर जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो इसलिए हमारा जो चार्ज बॉडी है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब आप इस न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आओगे, सही है, न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आओगे तो इसमें चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट होगी मतलब आप इस चार्ज पर कौन सा चार्ज, इस जो चार्ज बॉडी है इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसके अपोजिट, मतलब इसके करीब साइड पर, यहाँ पर जो करीब साइड पर है वहाँ पर कौन सा अपोजिट चार्ज अपेयर होगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, और इस सिंपल में कौन सा चार्ज अपेयर होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव बॉडी को हमने इसके करीब ले आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इस साइड पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये न्यूट्रल बॉडी है इसको हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे, जमीन के साथ क्या करेंगे, इसको अर्थ करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जमीन के अंदर जाएगा, मतलब ये जमीन के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। मैंने पहले बता दिया चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अर्थ के, हम इसको अर्थ करेंगे तो ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जमीन में ट्रांसमिट होगी, सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इस फाइनल, मतलब बॉडी पर कौन सा चार्ज अपेयर हो गया, नेगेटिव। तो इसलिए इसे आप एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इंडक्शन में आपको, मतलब बॉडी, हम दो बॉडी, जब चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब ले आते हैं दोनों को कॉन्टेक्ट में नहीं करते। एक ये बात, जब आप किसी भी चार्ज बॉडी पर, मतलब जो चार्ज बॉडी, मतलब हमको पता था कि चार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब दूसरे न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज अपेयर होगा, उसका अपोजिट चार्ज। यहाँ पर चार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो जो न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज अपेयर हो गया, नेगेटिव। तो इसलिए अपोजिट चार्ज क्या होगा, अपेयर होगा। बाकी हम जो एक्स्ट्रा, मतलब उसके दूसरा चार्ज अपेयर होगा उसको हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं।
अब इसके बाद कंडक्शन। कंडक्शन किस तरह, इसमें हम दो बॉडी को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं। मतलब एक चार्ज बॉडी होता है, एक चार्ज कंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चार्ज कंडक्टर या चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी, मतलब इस तरह बॉडी ले आते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक चार्ज मतलब चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में ले आते हैं। मतलब बिल्कुल उसको क्या करते हैं, नियर नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल एक दूसरे को मिला लेते हैं। तो अब ये चार्ज बॉडी को हम इस अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं। तो इस बॉडी पर जो चार्ज था वो इस बॉडी में क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो दोनों बॉडी क्या होगी, इस बॉडी से कुछ चार्ज इस बॉडी में शिफ्ट होगी, तो दोनों बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी से कुछ इस बॉडी में शिफ्ट होगी, तो पहला बॉडी जो चार्ज बॉडी था उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। अब जो अनचार्ज बॉडी था उस पर भी कौन सा चार्ज अपेयर हो गया, पॉजिटिव। सही है। जो अनचार्ज बॉडी था ना, उस पर कौन सा चार्ज अपेयर हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मतलब पहले बॉडी पर क्या कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। इन दोनों पर भी जो चार्ज बॉडी था उस पर भी पॉजिटिव था, और जो अनचार्ज था, सही है, उस पर भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब जो दोनों पर कौन सा चार्ज हो गया, सेम चार्जेस होंगे। मगर जब कंडक्शन इंडक्शन मेथड में क्या था, चार्ज और न्यूट्रल बॉडी में क्या था, दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे। मगर कंडक्शन में दोनों सेम ही चार्ज क्या होंगे, अपेयर होंगे। तो बोथ सेम चार्ज, दोनों बॉडी पर कौन से चार्ज आएंगे, सेम चार्ज आएंगे। अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये क्या है, लॉ है, एक लॉ है। अक्सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन सब का मतलब क्या है कि जितना मतलब टोटल चार्ज या टोटल, अगर हम यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, चार्जेस, मतलब टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, रिमेन क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह बाकी एंगुलर मोमेंटम, मास, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हो। उसका मतलब क्या है, लॉ का वहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो उसका मतलब क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये सिंपल, यहाँ पर इसका मतलब भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किस तरह, मतलब इस बॉडी पर जो चार्ज है ना, अब ये चार्ज हम इस बॉडी से दूसरे बॉडी में तो ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मतलब चार्ज को हम ना पैदा कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इस बॉडी पर लेट सपोज 10, मतलब इस पर जो चार्ज है मतलब +10 E है, सही है, +10E। तो इस 10E को हम इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर ये हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसको मैंने आसान लफ्जों में लिखा है कि टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। मतलब टोटल चार्ज क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। अगर इस बॉडी पर 10 चार्ज है तो इस 10 चार्ज को हम क्या करेंगे, दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट कर सकते हैं, तीसरे में ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन भी लिखा है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, जीरो, मतलब उस पर चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन, जब एक न्यूट्रॉन डिके होता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो गए, और यहाँ पर क्या है, जीरो। तो इस साइड पर भी जीरो आ गया और इस साइड पर भी जीरो। यहाँ पर -1 का मतलब क्या है, मैंने सिंपल चार्जेस लिखे, आपको समझ नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, -1, यहाँ पर क्या है, +1। तो -1 + 1 तो क्या हो गया, जीरो। इस साइड पर भी जीरो आ गया और इस साइड पर भी जीरो आ गया। तो इसलिए चार्ज रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक नोट लिखा है, सही है। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस। जब आप किसी भी कंडक्टर को क्या करोगे, चार्ज करोगे, उसको चार्ज दोगे, तो वो चार्ज क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पर क्या होगा, रिजाइड होगा। मतलब उसके आउटर सरफेस पर क्या होगा, अपेयर होगा। तो आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, 10 कूलम, 30 कूलम, -5 कूलम, -60 कूलम। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी होगी, 10 कूलम, 30, -5, -60। याद रखना, आप मैथ में पढ़ते हो जो वैल्यू माइनस में होती है वो सबसे कम होती है, मगर याद रखना चार्जेस में हम क्या करते हैं, माइनस को कंसिडर नहीं करते। चार्जेस में हमेशा याद रखना ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो माइनस तो हर जगह किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मगर आपने यहाँ पर यह नहीं देखना कि यहाँ पर माइनस निशान है। चार्जेस में याद रखना, कूलम लॉ में आगे हम कूलम लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर मैं भी बताऊंगा कि चार्जेस के साथ जो नेगेटिव निशान है उसको आपने नहीं देखना है। कि आपने नेगेटिव साइन को देख करके आप कहोगे कि 60 सबसे छोटा है, मगर हालांकि 60 सबसे क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन है,
-60 कूलम। तो चार्जेस में याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात कि चार्जेस में हम साइन को नहीं देखते, चार्जेस में हम किस चीज़ को देखते हैं, मैग्नीट्यूड को देखते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उसको हम क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -30 -40 -60 -70, 30 -30 -40 -60 -70 माइनस में मिटा रहे, सही है, +30 +40 +60 -70। तो इसलिए अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ग्रेटर वैल्यू ऑफ चार्ज कौन सी होगी, 70 वाली सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। याद रखना है इसके साथ माइनस तो लिखा है, माइनस को अपने नहीं देखना है। चार्जेस में हम माइनस को नहीं देखते, उसके मैग्नीट्यूड को देखते हैं। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ को, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोडक्शन, तो उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। अगर फिर भी इसमें से आपको कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग हो या कोई ना कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कूलम लॉ को डिटेल से पढ़ेंगे। ये लेक्चर अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए मैंने दोनों साइड कवर कर लिया। एमडीके जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के भी हर पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिया, और बोर्ड एग्जाम के लिए जो एफएससी सेकंड ईयर का भी वो हर पॉइंट मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।